नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चरम पर पहुंचे तनाव का ताजा अपडेट क्या है। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप की नई घोषणा के मायने क्या हैं और क्या अब हॉर्मुज के युद्ध पूर्व स्थिति में आने की कोई संभावना है। साथ ही एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि यमन ने क्यों सऊदी अरब पर दागी मिसाइलें। इन दोनों देशों के बीच तनाव का ईरान अमेरिका कनेक्शन क्या है और क्या ये नया तनाव दुनिया के लिए कोई नई परेशानी खड़ी कर सकता है। होंगी और भी बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। भारतीय नाविक की मौत पर नई दिल्ली का सख्त रुख, ईरान के उप राजदूत को तलब कर जताया कड़ा विरोध। यूएई के टैंकर पर हुए हमले में हुई थी मौत, भारत ने वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने को बताया पूरी तरह अस्वीकार्य। लगातार तीसरे दिन ईरान पर बरसे अमेरिकी बम, कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान का पलटवार, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइलें, एक और तेल टैंकर पर हमला। खतरनाक होता पश्चिम एशिया तनाव, सना हवाई अड्डे पर हमले के जवाब में हुती समूह ने सऊदी पर दागी मिसाइलें, एक हवाई अड्डे को बनाया निशाना। हुती की लाल सागर में बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी। यूरोप के लिए साझा मिसाइल रक्षा प्रणाली बनाने पर 10 देशों के बीच बनी सहमति। रूस ने कहा मॉस्को की भागीदारी के बिना यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी असंभव। यूक्रेन का 2 रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमला। बेस्टिल डे पर फ्रांस का रूस को बड़ा संदेश, यूरोपीय नेताओं का जमावड़ा, यूक्रेन के साथ दिखाई एकजुटता। परेड में शामिल हुए यूरोपीय सैनिक और लड़ाकू विमान। 14 जुलाई को मनाया जाता है बेस्टिल डे। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। तीसरे दिन भी अमेरिकी हमले जारी रहे तो जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों और तेल टैंकरों को निशाना बनाने का दावा किया। हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ता तनाव अब पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इस सब के बीच भारतीय नागरिक की मौत के बाद भारत ने भी सख्त रुख अपनाते हुए ईरान के उप राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। लगातार तीसरी रात ईरान अमेरिकी हमलों से छलनी होता रहा। हालांकि अमेरिका इसे सैन्य अभियान बता रहा है, लेकिन जिस व्यापक पैमाने पर हमले हो रहे हैं वो किसी बड़ी जंग की आहट से कम नहीं है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ताजा हमलों का दौर करीब 5 घंटे तक चला, जिसमें ईरान के गुशहर, चाबहार, जास, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस दौरान ईरान के तटीय रक्षा तंत्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों और समुद्री सैन्य क्षमताओं पर सटीक हमले किए गए। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने खाड़ी देशों जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। हालांकि जॉर्डन और बहरीन ने कई ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हेलीकॉप्टर के रखरखाव और मरम्मत केंद्र और P-8 इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर विमान के हैंगर्स पर अटैक करने की बात कही है। उधर हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग से लेकर सैन्य कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ईरान ने सोमवार देर रात यूएई के 2 तेल टैंकरों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया।
हमले में एक भारतीय की मौत हो गई, जबकि 6 भारतीय नागरिकों समेत 8 लोग घायल हैं। भारत ने होर्मुज स्ट्रेट में यूएई के टैंकर एमटी अल-बहिया और एमटी मोमबास पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ईरान के उप राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने क्षेत्र में तुरंत हिंसा रोकने, नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर सुरक्षित आवाजाही व निर्बाध व्यापार बहाल करने की मांग की है। इस बीच ब्रिटेन के यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने ओमान के समुद्री क्षेत्र के दक्षिण पूर्व से गुजर रहे एक तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला होने की खबर दी है। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने होर्मुज में टोल टैक्स लगाए जाने की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। दरअसल ट्रंप ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैरिफ लगाने और फिर से नाकाबंदी लागू करने की बात कही थी। इसके जवाब में ईरान ने कहा था कि वो हमेशा से ही होर्मुज का संरक्षक रहा है और आगे भी रहेगा। विदेश मंत्री आराची ने कहा कि ईरान टोल वसूलने के मामले में निष्पक्ष रवैया अपनाएगा। वहीं ओमान ने भी होर्मुज पर अपना दावा ठोकते हुए कहा कि ओमान के पास होने के कारण उसकी विशेष जिम्मेदारी बनती है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने एक लेख में कहा कि जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बनने वाली व्यवस्था के लिए जटिल बातचीत शुरू हो चुकी है। याद रहे, होर्मुज में जहाजों के लिए ओमान ने अपना रूट तय किया है, जबकि ईरान का अलग रूट है। अमेरिका ओमानी रूट का समर्थन कर रहा है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, पहला सवाल यही है कि ये जो जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे आप किस तरह से उसको इस वक्त पर एक्सप्लेन करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। सवाल ये है कि अब स्टेट ऑफ होर्मुज का राजा कौन, और उसके ऊपर अब लड़ाई चल रही है। यूएसए का कहना है कि वो है राजा और गार्डियन ऑफ स्टेट ऑफ होर्मुज। ईरान का मानना है कि वो हमेशा स्टेट ऑफ होर्मुज का ही मालिक है और उसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। और इसको लेकर के जिस प्रकार से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो 5वां बिंदु था, जिसमें कहा गया था कि 60 दिन तक ये स्टेट ऑफ होर्मुज खुला रहेगा और इसके ऊपर कोई आवाजाही में कोई बाधा नहीं आएगी और कोई किसी से पैसे नहीं लेगा। लेकिन हमने देखा थोड़े ही दिन के अंदर जिस प्रकार से ईरान के द्वारा चंद जो वहां पे टैंकर थे उनमें हमला किया गया, खासकर कतार के जो टैंकर थे, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आईआरजीसी के बीच में या उधर को ऐसा कोई रोग एलिमेंट है जो यहाँ पे शांति बहाल होने में बाधा बन रहा है। नहीं तो शांति बहाल होने में कोई दिक्कत नहीं थी। जिस प्रकार से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना और उम्मीद की जा रही थी कि सारी की सारी मतलब 5 उंगलियां ईरान की घी में है और सब कुछ जो ईरान चाहता था ईरान को मिल गया है। लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ होर्मुज से जो टैंकर गुजर रहे थे वो ईरान के नजदीक ना बल्कि होते हुए ओमानी वाटर्स से गुजर रहे थे, और ओमानी वाटर से गुजरने के बाद कहीं ना कहीं आईआरजीसी को लगा कि उसके वजूद जो है वो खत्म हो गया है और उसके वजूद पे खतरा पहुंचा है। ये ऐसे कैसे हो गया कि स्टेट ऑफ होर्मुज ईरान की तरफ वाले पानी से ना गुजरते हुए 100 शिप्स जो एक दिन में गुजरती थी, 100 तो नहीं गुजरी, तकरीबन 70-75 जो शिप्स है वो वहां से गुजरी जो ओमानी वाटर्स के द्वारा। उसने कहीं ना कहीं मुझे लगता है आईआरजीसी को झटका लगा कि ऐसे नहीं चलेगा। अगर हमारा वजूद स्टेट ऑफ होर्मुज से खत्म हो गया तो फिर हमारा आइडेंटिटी क्या रही? हमारा पूरा मकसद था कि स्टेट ऑफ होर्मुज को वेपनाइज करना, वो नहीं हो पाया। और इसके लिए यूएसए ने अब जिस प्रकार से एमओयू को नकारा, सीज फायर नकारा, लगातार 3 दिन से बम्बार्डमेंट हो रहा है ईरान के ऊपर, और जिस प्रकार से लगातार स्टेट ऑफ होर्मुज अब सभी तकरीबन आवाजाही बंद हो चुकी है। अपने नाविक के ऊपर एक अपने नाविक मौत पर घायल हो चुके हैं, प्लस 30 नाविक में से 3-4 बहुत सीरियसली घायल हैं, बाकी यूक्रेनियन भी उसमें नाविक शामिल है। सर, ये जो कॉमर्शियल वेजल्स पे हमले हो रहे हैं और एक भारतीय की वहां पर मौत हुई है, कई सारे भारतीय वहां पर घायल हैं, इसको लेकर के भारत का जो रुख है, काफी कड़ा रुख भारत का है। भारत ने ईरान के जो उप राजदूत हैं उनको तलब भी किया। क्या कुछ कहेंगे भारत के रुख को लेकर के?
बिल्कुल, मुझे लगता है भारत ने बहुत अच्छा रुख लिया है, क्योंकि भारत शुरू से कह रहा था कि स्टेट ऑफ होर्मुज को खुला रहना चाहिए, इसकी आवाजाही में कोई बंदिश नहीं आनी चाहिए और ये इंटरनेशनल वाटर्स है, बातचीत के द्वारा ही मसला हल होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से अगर अब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के दस्तखत के बाद भी अगर इस प्रकार से हरकत होती है और आप बिल्कुल परवाह नहीं करते, तो हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से पूरे विश्व भर में अब हाहाकार मच गई है। अचानक जो 83 टू 86 डॉलर पर बैरल तेल की कीमत हो गई है। अगर इसी तरह रहा तो ये तो बढ़ता जाएगा। और जिस प्रकार से हालात वहां पे हो रहे हैं, मुझे लगता है IRGC जो है उसमें कोई ना कोई एक ऐसे रोग एलिमेंट्स हैं जो वहां पे शांति बहाल होने में बाधा डाल रहे हैं। नहीं तो ऐसे हो नहीं सकता कि ईरान में जब सब कुछ उनके पक्ष में था, ऐसे कैसे हो गया अचानक कि वहां से IRGC के द्वारा जो टैंकर्स हैं उन पे हमला होने लग जाए। और अब जब उनको मालूम है कि तकरीबन वहां पे जितने टैंकर्स हैं, तकरीबन 7 से 11 टैंकर्स हैं जो भारत का झंडा लहराते हैं और बाकी 4 टैंकर्स हैं जो कि तेल और बाकी सामान है जो भारत के लिए ला रहे हैं। तो इसको देखते हैं वहां पे तकरीबन 148 के आसपास अपने नाविक, भारतीय नाविक वहां पे स्टेट ऑफ होर्मुज में फंसे हुए हैं। तो जो अपना जो स्टैंड है इसको लेकर के कि इस प्रकार की कार्रवाई हमें मंजूर नहीं है, उम्मीद करते हैं कि ईरान कम से कम इस तरह की कार्रवाई ना करेगा। सर, यहाँ पर ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से शुरुआत की गई थी, लेकिन अब ये हालात जहां पर आ चुके हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि वो 20% चार्ज करेंगे जहाजों को जो वहां से निकलेंगे। अमेरिका के इस रुख को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि अब अमेरिका ने कड़ा रुख अपना लिया है। जिस प्रकार से उन्होंने स्टेट ऑफ होर्मुज की घेराबंदी की है और अनाउंस किया है कि हम 20% टोल वसूलेंगे, ये मुझे लगता है हो सकता है कि ट्रंप यूं ही एक तरीके से प्रेशर बना रहे होंगे 20% टैरिफ को लेकर के। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि घेराबंदी तो हो चुकी है। अगर घेराबंदी हो चुकी है तो फिर से वही हालात आएंगे। ईरान में कोई आ नहीं सकता, ईरान से कोई जा नहीं सकता। और बम्बार्डमेंट में जिस प्रकार से ब्रिजेस के ऊपर हमला बोल करके ब्रिजेस को तोड़ दिया गया है, यानी कि चीन से भी कुछ नहीं आ सकता, रूस से भी कुछ ईरान के अंदर नहीं आ सकता है। तो ये ऐसे हालात में मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूएसए जो है जबरदस्त दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और IRGC के बीच में अगर आज की तारीख में तो जरूर IRGC का बोलबाला है ईरान में। IRGC के किसी न किसी तरीके से उसने पूरे ईरान को इकट्ठा कर रखा है और उनकी हौसला अफजाई में जरूर उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अब जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, सर यहाँ पर एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये दिख रहा है कहीं ना कहीं कि जो ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप है और ईरान की जो खासकर IRGC है, इन दोनों के बीच में एका नहीं है इसको लेकर के, जो तनाव है इसको लेकर के और इसके हल को लेकर के? क्या ये अब साफ होता जा रहा है? चंद्रशेखर जी, आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक लग रहा है। क्योंकि पेजिस्किया को लेकर के भी वहां पर जिस प्रकार से आवाजें उठ रही हैं, जिस प्रकार से IRGC के बीच में भी जो एक तरीके से भेदभाव चल रहा है और कहा जा रहा है कि हो सकता है मुश्तबा खमैनी भी जो है बहुत बहुत जबरदस्त उनको कहीं घायल दोबारा हो गए हैं वो, और उनके कारण भी कहीं ना कहीं IRGC में गड़बड़ है। यही कारण है कि उसके बीच में कई लोग हैं जिन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है और बैग मुझे मार। इस वक्त जब सब कुछ ठीक चल रहा था, ईरान के पक्ष में चल रहा था, इस तरह की कार्रवाई करना साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो है, जो पेजिस्किया के नीचे, IRGC के नीचे है, और ये जो IRGC जो याहीदी के नीचे है, जो कि खुद भी IRGC के कमांडर ही नहीं, पुराने रक्षा मंत्री रह चुके हैं, पुराने सिक्योरिटी में मिनिस्टर रह चुके हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, तो उनको सब कुछ मालूम है, उनको पॉलिटिक्स भी मालूम है और उनके IRGC भी मालूम है। इसके बावजूद भी अगर वहां पे इस तरह की अनबन है तो IRGC को लग रहा है कहीं ऐसे ना हो उसके जमीन पांव तले जमीन खिसक जाए, वो नहीं होना देना चाहता IRGC। और IRGC अपनी मजबूती, अपना कमांड कंट्रोल, अपना पूरा का पूरा वजूद जो है ईरान में खोना नहीं चाहता है, क्योंकि अब उसको खून का चस्का लग चुका है और वो चाहता है कि ईरान को कंट्रोल IRGC करे, ना कि पॉलिटिशियंस करे। बिल्कुल, और इस सब के बीच ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे कहीं ना कहीं दुनिया में एक बार फिर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के काफी चिंताएं बढ़ गई हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हॉर्मुज में किसी का कंट्रोल नहीं है, खासकर जहाज़ों की आवाजाही को लेकर के। नहीं वहाँ पर अमेरिका कंट्रोल कर सकता है और नहीं वहाँ पर ईरान कंट्रोल कर सकता है।
जाने वो वक्त कब आएगा जब युद्ध पूर्व स्थिति में हॉर्मुज युद्ध पूर्व स्थिति में आएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा सर, एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चल रहे हैं। यमन में 2 साल से अधिक समय से जारी संघर्ष विराम अब टूटने की कगार पर दिखाई दे रहा है। सना एयरपोर्ट पर हुए हमले और उसके जवाब में हुती के मिसाइल ड्रोन हमलों ने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। इस टकराव के पीछे सिर्फ यमन की राजनीति नहीं, बल्कि ईरान और सऊदी अरब की क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता भी अहम वजह मानी जा रही है। आखिर कैसे एक विमान से शुरू हुआ विवाद पश्चिम एशिया में नए संघर्ष की आहट बन गया? देखिए हमारी ये रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। कई सालों से सऊदी अरब और यमन के हुती समूह के बीच चला आ रहा संघर्ष विराम अब दरकने लगा है। यूं तो क्षेत्र में वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा में ईरान का समर्थक होने के कारण हुती और सऊदी अरब के बीच सीज फायर के बावजूद तनाव बराबर बना हुआ था, लेकिन सोमवार को अचानक ये गहरा गया जब ईरानी एयरलाइन महान एयर का एक विमान यमन के हुती नियंत्रित शहर सना पहुंचा। विमान ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे में शिरकत करने गए हुती समूह से जुड़े प्रतिनिधिमंडल को लेकर वापस लौट रहा था, लेकिन सऊदी समर्थित यमन के दूसरे हिस्से की सरकार को शक था कि इसकी आड़ में हथियार, मिसाइल के पुर्जे या ईरानी सैन्य विशेषज्ञों को पहुंचाया जा रहा है। बस इसी संदेह के आधार पर यमनी सरकार ने सना हवाई अड्डे के रनवे पर हमला कर दिया। हालांकि जहाज दूसरे हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया, लेकिन हुती ने सऊदी अरब पर हमले का आरोप लगाते हुए जवाबी कार्रवाई की। हुती ने सऊदी के दक्षिण पश्चिम में स्थित अबहा हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। इसके साथ ही हुती के प्रवक्ता याह्या सरी ने सभी एयरलाइंस को सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान नहीं भरने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जब तक सना हवाई अड्डे पर लगी पाबंदियां नहीं हटाई जाती, तब तक ये चेतावनी जारी रहेगी। इसके बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है। दरअसल इस समय यमन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक पर सशस्त्र राजनीतिक और धार्मिक समूह हुती का नियंत्रण, तो दूसरे पर सऊदी अरब समर्थित यमनी सरकार का, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मान्यता भी हासिल है। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान जब राजनीतिक संकट गहराया तो 2014 में हुती समूह ने सना समेत दूसरे हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसकी राजधानी सना है, जबकि दूसरी सरकार अदन शहर से चलती है। जब दक्षिणी पड़ोसी यमन में क्षेत्र का प्रतिद्वंद्वी मुल्क ईरान समर्थित समूह मजबूत होने लगा तो सऊदी अरब की चिंता बढ़ने लगी। 2015 में सऊदी अरब ने अन्य खाड़ी देशों के साथ यमन में सैन्य अभियान शुरू किया। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए और यमन में दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक संकट पैदा हुआ। लेकिन सऊदी अरब अपना लक्ष्य हासिल करने में विफल रहा। उल्टे उसके शहरों और तेल ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ते गए। सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को बचाने का, जबकि हुती सऊदी हस्तक्षेप और यमन की नाकेबंदी के खिलाफ लड़ने का दावा करता रहा। आखिरकार 2022 में दोनों संघर्ष विराम पर सहमत हो गए। खबरों के मुताबिक सऊदी ने हुती समूह के खिलाफ कथित कार्रवाई के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी जानकारी दी और समर्थन मांगा। आरोप है कि यमन में हुती, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक और सीरिया में कुछ सशस्त्र गुटों का ईरान समर्थन करता है। अगर युद्ध का ये मोर्चा फिर से खुल जाता है तो ये सिर्फ 2 पक्षों की लड़ाई नहीं रहेगी। इसमें ईरान और अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने आ सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। संजय जी, जिस तरह से
हॉर्मुज को लेकर के इस वक्त काफ़ी तनाव है। अब हूती का कहना है कि वो लाल सागर में जो बाब अल मंदेब वहाँ पर एक स्ट्रेट है उसको भी बंद कर देगा अगर तनाव वहाँ पर ज़्यादा बढ़ा। तो ये जो ये नया तनाव पैदा हो रहा है ये कितनी चिंता का विषय है दुनिया के लिए? बहुत ज्यादा चंद्रशेखर जी, क्योंकि येमेन जो है आज की तारीख में तकरीबन 3 गुट हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं। एक तो हुदी जिसका सपोर्ट ईरान के द्वारा है, एक प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल जिसको सपोर्ट सऊदी अरेबिया देता है, और एक सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जिसको सपोर्ट यूएई देता है। ऐसे हालात में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सऊदी अरेबिया को जरूर लगा कि हुदियों के लिए कुछ आ रहा है, और साना एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, लेकिन चलो वो हवाई जहाज दूसरे एयरस्ट्रिप के ऊपर उतरा, लेकिन ये साफ दर्शाता है जो वहां पे एक तरीके से जो कंट्रोल है, कंट्रोल कौन करेगा उसको लेकर के जो लड़ाई चल रही है। सऊदी अरेबिया ने जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण के बावजूद भी ईस्ट वेस्ट जो पाइपलाइन है, जो 1200 किलोमीटर पाइपलाइन चल रही है, उसके द्वारा तकरीबन 7 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल पर डे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसमें और इजाफा करते हैं तो कुवैत का कटार का भी वो तेल ले जाने की बात कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ईरान को लगा कि सऊदी अरेबिया जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो जो वेपनाइज कर रहे हैं उसके बावजूद भी अपना जो व्यापार है वो लगातार कर रहे हैं, और उसको लेकर के रेड सी के ऊपर जो बाब अल मंदेब की जिसकी आप बात कर रहे हैं, यानूब जहां पे वो पाइपलाइन है जहां पे मिलता है, अगर उसको वो रोक देते हैं तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि खाड़ी के देशों को भी जबरदस्त परेशानी होगी। एक तो रेड सी बंद, उधर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, यानी कि दोनों तरफ से रास्ते बंद, जिसमें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो ऑफ कोर्स जिस प्रकार से IRGC है, और बाब अल मंदेब में हूदीज का कंट्रोल है। हूदीज यानी कि वो भी ईरान के ही समर्थक है, और ईरान के द्वारा ही फाइनेंस और उनको हथियार और ट्रेनिंग दी गई है कर्ज के द्वारा। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है विश्व भर में जबरदस्त, और तेल की कीमतें जो है जिस प्रकार से बात की जा रही है वो तो $200 प्रति बैरल की बात कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से हो गया, और तेल वहां से जिस प्रकार से विश्व का 20% तेल वहां से गुजरता है, यानी कि 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे अगर वहां से गुजरेगा नहीं तो बहुत आफत आएगी। कतर का वहां से गैस वो ही नहीं आ रहा है, बाकी तेल नहीं आएगा, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी, बाब अल मंदेब, अगर इन सबको हूदी या ईरान के इन समर्थकों के द्वारा या इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल में आ जाते हैं तो बहुत विश्व में परेशानी होगी, तेल की हाहाकार मचेगी। और जिस प्रकार से जो गुटों के बीच में है, अभी आप देखते हैं कि यूएई भी येमेन में एक सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को सपोर्ट उनका भी है, और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, ये जो सऊदी अरेबिया के, ये दोनों मिल करके हूदी के साथ लड़ रहे थे। पर अब आप देख रहे हैं कि STC जो कि यूएई का समर्थक है, उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया है, ये कहकर कि ये गद्दार है। तो आप देख रहे हैं कि येमेन के बीच में भी अब लीडरशिप को लेकर के अनबन, प्लस बाब अल मंदेब को लेकर के जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, उधर सोमालीलैंड को लेकर के जिस प्रकार से बातचीत होती है, जिस प्रकार से जिबूती में जबरदस्त, हाँ सोमालीलैंड हुआ, अपना ये सुदान हुआ, तो ये सब जितनी भी कार्रवाई है मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा जबरदस्त एक वहां पर परेशानी होगी। विश्व भर में हाहाकार मचने में देर नहीं लगेगी अगर हूदी, हमास, हिजबुल्लाह को जिस प्रकार से, और अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से IRGC को ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए करके यूके ने प्रस्ताव रखा है। तो यूके के प्रस्ताव को लेकर के भी इस तरीके से हलचल चल रही है। तो विश्व में हाहाकार, तेल की कीमतें बढ़ने का मुझे लगता है जरूर, इसमें कोई शक नहीं। अगर अगले 10-15 दिन में ये पूरा इलाका जो है अगर लड़ाई से संभलेगा नहीं तो विश्व भर में परेशानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
पेरिस में सोमवार को यूक्रेन और उसके प्रमुख पश्चिमी सहयोगियों ने रूस के बढ़ते हमलों से मुकाबला करने के लिए एक एयर डिफेंस गठबंधन बनाने की घोषणा की। इस गठबंधन के तहत एक नया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मिलकर विकसित किया जाएगा, जो अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम का एक सस्ता और वैकल्पिक समाधान होगा। गठबंधन ने यूक्रेन की सीमा से लगे देशों में संयुक्त सैन्य अभ्यास की भी घोषणा की है, ताकि यूक्रेन में भविष्य की बहुराष्ट्रीय सेना के विचार को जमीन पर उतारा जा सके। एंडी बर्नहैम के ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना है। ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नहैम सत्ताधारी लेबर पार्टी के 85% से ज्यादा सांसदों का समर्थन मिलने के बाद अगले हफ्ते तक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री का पदभार संभाल सकते हैं। सोमवार दोपहर वामपंथी विचारधारा वाले बर्नहैम को 27 और नामांकन मिले, जिससे लेबर पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री बनने की उनकी दावेदारी का समर्थन करने वाले सांसदों की कुल संख्या 349 हो गई है। हंगरी की संसद ने राष्ट्रपति तामस सुलियोक को उनके पद से हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन से जुड़े लोगों की ताकत को कम करने की दिशा में उठाया गया एक और कदम है। 139 वोटों के समर्थन और सिर्फ 6 वोटों के विरोध के साथ पारित इस प्रस्ताव से सुलियोक का कार्यकाल तुरंत खत्म हो गया है और संसद के लिए नए राष्ट्रपति को चुनने का रास्ता साफ हो गया है। चीन के लियोनिंग प्रांत में शक्तिशाली टाइफून बावी के कारण आई भीषण बाढ़ से 2,60,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार तक भारी बारिश जारी रह सकती है और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का खतरा बना हुआ है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। ब्रिटिश पुलिस ने पूर्वी इंग्लैंड में आयोजित एक इस्लामिक सभा को निशाना बनाने की साजिश के सिलसिले में 12 कट्टर दक्षिणपंथी लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां रविवार और सोमवार को देश भर में की गयी। गिरफ्तार किए गए लोगों की उम्र 27 से 82 साल के बीच है। संदिग्धों में 11 पुरुष हैं, जबकि एक महिला को भी हिरासत में लिया गया है। सीरिया के ड्रूज समुदाय के एक आध्यात्मिक नेता हिकमत अल हिजरी ने सुझाव दिया है कि देश के स्वेदा प्रांत को इजराइल में मिला दिया जाना चाहिए। दक्षिणी प्रांत में हिंसक सांप्रदायिक अशांति की पहली बरसी के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनके इलाके की स्वायत्तता किसी दूसरे देश के साथ विलय करके भी बनाए रखा जा सकता है। चीन में जन्मे अमेरिकी भूकंप वैज्ञानिक यूलिन चेन को चीन में लगभग 2 साल से हिरासत में रखा गया है। उन पर जासूसी के आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा है। उन्होंने उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों का पता लगाने के लिए अमेरिका से फंडेड रिसर्च पब्लिश की थी। ये जानकारी उनकी पत्नी, अमेरिकी सांसदों और बंधकों के लिए काम करने वाले 2 समूहों ने दी है।